नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी टीजीटी का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं जो 2021 में हुआ था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो पहला पार्ट है उसमें हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे, और पहले पार्ट का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है जितने पार्ट में बनाए उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी हम वीडियो नए अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो देख सको। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। कला में संतुलन क्या है? कला में संतुलन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे। संतुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस यानी कि एक देखो, एक आपको पता है तराजू होती है, इसमें दो यहाँ पे लगे होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये बैलेंस है, दोनों में ये समान है इसका वेट, तो ये क्या है? बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस है इसका मतलब ये क्या है? स्थिर है, एक जगह स्थिर है। ये खड़ी है, एकदम सीधी खड़ी वस्तु है, इसका मतलब इसमें क्या है? बैलेंस है। आड़ी कोई रेखा है, इसका मतलब इसमें क्या है? बैलेंस है। तो कला में संतुलन यानी कि बैलेंस। अब देखो, ए नंबर ऑप्शन बोला है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, द फीलिंग एक्सप्रेशन। भाव, संपूर्ण भाव, जो आकृति, जो भी हम पेंटिंग, जो भी काम करेंगे, जो भी कला बनाएंगे, उसमें भाव जो होता है वो परिलक्षित होता है। संतुलन का मतलब भाव होता है, नहीं होता फ्रेंड्स। भाव से क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। भाव से क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। दुखी का भाव है, खुशी का भाव है, वो भाव होता है, वो संतुलन नहीं होता। इसका मतलब ये ए ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद में देखिए, कृति में गति की अनुभूति होती है। बी में देखिए, कृति में गति की अनुभूति होती है। संतुलन में क्या इसमें गति दिख रही है? नहीं, ये तो एक जगह स्थिर है। क्या है? एक जगह स्थिर है। अगर ये खड़ी रेखा है, इसमें बैलेंस है, तो ये एक जगह स्थिर है। इसमें क्या? स्थायित्व का भाव है, मोशन नहीं होता है, गति नहीं होती है इसमें। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, कृति में स्थायित्व का भाव है। स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, बिल्कुल। अगर बैलेंस है तो ये स्थायी है। ये अगर पड़ी हुई रेखा है तो ये आड़ी रेखा जिसको बोलते हैं, ये खड़ी रेखा है, तो इसमें क्या है? बैलेंस है। ये तराजू है, ये एकदम समान, अगर बैलेंस है, इस दोनों में बैलेंस है, समान बैलेंस है, तो ये क्या है? संतुलन है, इसमें स्थायित्व है, यानी कि स्टेबिलिटी है इसमें। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। डी में देखिए, कृति में स्थान संरचना का तरीका है। स्थान संरचना यानी कि स्पेस। स्पेस को कैसे यूज करते हैं आर्ट वर्क में, वो चीज़ है ये संतुलन। नहीं फ्रेंड्स, ये स्पेस को यूज करने का कोई इसका मतलब ये तरीका नहीं है। तो क्या है? कृति में स्थायित्व का भाव, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलन याद रखना, तो आप कभी भी कंफ्यूजन मत होना इन चीज़ों को लेकर के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलोरा में इंद्रसभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? इंद्रसभा। इंद्रसभा कौन सी गुफा है जिसको इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, वो गुफा है 32 नंबर गुफा। कौन सी गुफा है? 32 नंबर गुफा। अब देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ी डिटेल। क्या देखते हैं? थोड़ी डिटेल देखते हैं। इतना जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बताऊं एलोरा कहाँ पे है। एलोरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता गुफाएं हैं, उनसे थोड़ी सी दूर है एलोरा गुफाएं। एलोरा को पहले वेरुल नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? वेरुल। वेरुल या वालुराका, या वालुराका। वेरुल नाम से जानते थे, वालुराका नाम से भी जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए, एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये मैंने बता दिया। इसके बाद में देखिए, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 3 धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। 3 धर्म, 3 धर्मों का कॉम्बिनेशन है इसमें। 3 धर्मों का, 3 धर्मों की गुफाएं हैं यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हो। 3 धर्मों की गुफाएं हैं। 3 कौन कौन से हैं? बौद्ध, ब्राह्मण यानी कि हिंदू, बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध, हिंदू और जैन। अभी देखो, 1 से 12 तक की जो गुफा है, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की जो गुफा है, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद में 13 से लेकर के 29 तक जो गुफाएं हैं, 29 तक जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म भी बोल सकते हो, हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके बाद में आती है 30 से 34।
30 नंबर से लेकर 34 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद में देखिए 1 से 12 यानी कि कितनी गुफाएं होगी? 12 गुफा क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कितनी होगी? 12। 1 मिनट, इसका कलर हम क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 12 गुफाएं क्या हो गई? बौद्ध धर्म से संबंधित हो गई। और हिंदू धर्म से संबंधित 13 से लेकर 29 तक कितनी गुफाएं हो जाती है? 17 गुफाएं। इसका मतलब 17 गुफाएं क्या है? हिंदू यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। फिर जैन धर्म से संबंधित 30 से 34 कितनी गुफाएं होगी? 5। तो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कितनी है इसमें? 5। तो याद रखना एलोरा के अंदर कुल 34 गुफाएं हैं। 3 धर्म से संबंधित है। 3 धर्म कौन सा? बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध, हिंदू और जैन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 12 यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा हो गई। अब देखिए 13 से लेकर के 29 तक क्या थी? ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो 13 के बीच में ये भी आ गई और ये भी आ गई, ये हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हो गई। फिर क्या था? फिर था 30 से लेकर के 34 तक, तो ये किस में आ गई? ये आ गई जैन धर्म से संबंधित गुफाएं। ठीक है, ये क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं 17 गुफाएं हैं, और ये जैन की कितनी है? 5 गुफाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हमें कि 14 नंबर गुफा है, इसका नाम का पता चलता है कि 14 नंबर गुफा का नाम, 13 का पता नहीं है। 14 नंबर गुफा का नाम है रावण की खाई। क्या नाम है? रावण की खाई। 14 नंबर गुफा का नाम है रावण की खाई। इसके बाद में है 32 नंबर गुफा। 32 नंबर गुफा का नाम है इंद्र सभा। क्या नाम है? इंद्र सभा। ठीक है फ्रेंड्स, 33 नंबर गुफा है, इसका नाम है जगन्नाथ सभा। क्या है? जगन्नाथ सभा। ठीक है फ्रेंड्स, जगन्नाथ सभा। 33 नंबर गुफा का नाम है जगन्नाथ सभा। क्या नाम है? जगन्नाथ सभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 32 नंबर गुफा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंद्र सभा, 32 नंबर गुफा। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे मैंने 14 नंबर बता दी। अब देखिए इसके अलावा और मैं बताता हूँ। 14 के बाद में है 15 नंबर गुफा, 15 के बाद में 16 नंबर गुफा, 16 के बाद में 21 है और 29 है। ये हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इनमें 14 का मैंने बता दिया क्या था? रावण की खाई। और 15 को क्या बोलते हैं? दशावतार। 15 को क्या बोलते हैं? दशावतार। ठीक है फ्रेंड्स, 16 नंबर गुफा है, इसको बोलते हैं कैलाश मंदिर। क्या बोलते हैं? कैलाश मंदिर। क्या बोलते हैं? कैलाश मंदिर बोलते हैं। 21 नंबर गुफा है, इसको बोलते हैं रामेश्वरम मंदिर। क्या बोलते हैं? ये लिख लीजिए आप सारी बातें। रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वर मंदिर बोलते हैं। 29 नंबर गुफा है, इसको बोलते हैं ध्रुमलेन। क्या बोलते हैं? ध्रुमलेन। ये देखिए इस तरीके से 29 नंबर गुफा है, 29 नंबर, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुमलेन गुफा। ये लिख लिया होगा आपने। तो ये सारे जो हैं आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे जो टीजीटी का एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें से आपको जरूर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद में ये हो गई, ये हमने देख ली हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, उनके क्रम देख लिए। बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, उनके नाम हमें नहीं पता चलते हैं, क्योंकि उसमें बौद्ध गुफाएं हैं सारी लगभग, क्योंकि 1 से 12 क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए, अब इसके बाद हम चलते हैं 30 से लेकर के 34 तक जो गुफाएं हैं जैन धर्म की गुफाएं, उसमें हमें क्या है? ये 32 नंबर का मैंने बता दिया, इंद्र सभा बोलते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं 30 नंबर गुफा स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर गुफा का हमें पता है, उसको बोलते हैं छोटा कैलाश। क्या बोलते हैं? छोटा कैलाश। क्या बोलते हैं? छोटा कैलाश बोलते हैं। कैलाश मंदिर है 16 नंबर गुफा। कैलाश मंदिर कौन सी थी? 16 नंबर गुफा। और छोटा कैलाश कौन सी है? 30 नंबर गुफा है। कौन सी है? 30 नंबर गुफा। 32 नंबर गुफा क्या बता दिया मैंने? इंद्र सभा। क्या बता दिया? इंद्र सभा गुफा, इंद्र सभा। उसके बाद में 33 नंबर मैंने क्या बता दिया? जगन्नाथ सभा। क्या बता दिया? जगन्नाथ सभा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो कुछ इस तरीके के हैं। तो ये हो जाती है हमारी एलोरा गुफा। कौन सी गुफा है? एलोरा गुफा। अब मैं और बता दूं फ्रेंड्स, आपके जो यूपी टीजीटी का एग्जाम में कुछ उसमें भी इस तरीके से पूछते हैं कि एलोरा गुफा कौन से कालीन है,
और कौन से वंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स एलोरा गुफा जो है वो चालुक्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश, याद रखना, एलोरा गुफा चालुक्य वंश से संबंधित है। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। देखिए एक है चालुक्य, सॉरी मैंने क्या बता दिया उसका, एलोरा का चालुक्य बता दिया, सॉरी गलत बता दिया मैंने। एलोरा राष्ट्रकूटकालीन है। क्या है? राष्ट्रकूटकालीन है। क्या है? राष्ट्रकूटकालीन है। एलोरा राष्ट्रकूटकालीन है, आप याद रखिएगा, राष्ट्रकूटकालीन है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्यों है। देखिए चालुक्यकालीन, पहले बात करते हैं चालुक्यकालीन, आप वो सही कर लीजिएगा। एलोरा क्या है? राष्ट्रकूटकालीन है। चालुक्य में कौन कौन सी गुफाएं आती है वो मैं बताता हूँ। चालुक्यकालीन गुफाएं हैं बादामी, ऐहोल, ये जगह जो है ना, ऐहोल और पट्टाडक्कल। क्या है? पट्टाडक्कल, ऐहोल और पट्टाडक्कल, ये जगह क्या है? ये है चालुक्यकालीन। कौन से कालीन है? चालुक्यकालीन। बादामी, ऐहोल, पट्टाडक्कल, ये है चालुक्यकालीन। ये क्या है? चालुक्यकालीन। उसके बाद में आप ये लिख लेना सारी बातें। उसके बाद में आप लिखो राष्ट्रकूटकालीन, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट से संबंधित कौन सी है? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कौन सी है? एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी। एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी, ये 3 गुफाएं जो है वो राष्ट्रकूटकालीन मानी जाती है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में देखिए हमने देखा चालुक्य और राष्ट्रकूट। इसके बाद में आप लिखो पल्लवकालीन। ये भी पूछते हैं, ये आगे देखो एग्जाम में, अभी आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे उसमें आया हुआ है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पल्लव काल से संबंधित है महाबलीपुरम, या इसको बोलते हैं मामल्लपुरम। क्या बोलते हैं? मामल्लपुरम, या इसको बोल सकते हो महाबलीपुरम, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। तो ये पल्लवकालीन है। कौन से कालीन है? पल्लवकालीन है। तो ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, तो आप आगे एग्जाम दोगे तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, तो जो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एलोरा गुफा है वो कौन से कालीन है? एलोरा गुफा है राष्ट्रकूटकालीन, क्योंकि एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी, ए एलोरा, ए एलिफेंटा और कै कन्हेरी, ए एक। तो ये क्या है? ए एक क्या है? एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी गुफा है जो राष्ट्रकूटकालीन है, जो क्या है? राष्ट्रकूटकालीन। और चालुक्यकालीन बादामी, ऐहोल और पट्टाडक्कल होती है। और फिर पल्लवकालीन महाबलीपुरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? तो फ्रेंड्स प्राचीन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो भागलपुर में था। कहाँ पे था? भागलपुर। कहाँ पे था? भागलपुर में। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था। इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद में देखिए 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही उद्भव को मानते हैं। 1730 में रचित जो गीत गोविंद है उसके साथ ही किसका उद्भव हो जाता है? फ्रेंड्स गीत गोविंद का है, उसके साथ में बसोली शैली का उद्भव होता है। किसका होता है? बसोली शैली का। 1730 के लगभग की बात करें तो बसोली शैली का उद्भव होता है, याद रखना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए। और गीत गोविंद की रचना इसके अंतर्गत की गई। वैसे तो मुख्य रूप से बोले तो गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई है? जयदेव के द्वारा, जो हम ऊपर कर चुके हैं। जयदेव कृत क्या है? गीत गोविंद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। फ्रेंड्स जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, यूपी टीजीटी आर्ट का, उसमें क्या है कि ये कला पुस्तकों के बारे में पूछते हैं। तो आप जितने भी यूपी के जो भी लेखक हैं उन्होंने जो बुक्स लिखे हैं उनको आप ज़रूर पढ़ना, और जो कलाकार हैं उन्होंने जो बुक्स लिखे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए, पढ़िए अच्छे तरीके से। तो अभी इसमें बात कर रहे हैं कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा अवधेश मिश्र। कौन हो जाएगा? अवधेश मिश्र।
ये कला विमर्श नाम की पुस्तक लिखने वाले हैं अवधेश मिश्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, शांति, स्थिरता, विश्राम, और ये चक्राकार क्या देती है, गति देती है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेखा है आड़ी रेखा। क्या है, आड़ी रेखा। और ये है खड़ी रेखा, और ये होती है तिरछी रेखा, और ये है चक्राकार रेखा। अब इसको देख के लगता है कि ये गति इसमें हो रही है, कुछ इस तरीके से ये चल रही है, गति हो रही है इसमें। तो गति, इसका मतलब चक्राकार रेखा में क्या है, गति है। ये ऐसे लगती है कि स्थिर है। क्या है, स्थिर है। खड़ी रेखा में भी वो स्टेबिलिटी होती है। जैसे सारनाथ का जो स्तंभ है वो क्या है, इस तरीके से खड़ी हुई पोजीशन में है ना। सारनाथ का जो स्तंभ क्या है, खड़ी पोजीशन में है। तो इसका मतलब वो क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। तो उसमें स्थिरता है, फिर शांति है, और फिर क्या है, विश्राम। अब देखो, कोई आदमी है, कोई भी है, लेटेगा तो विश्राम करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लेटेगा। तो इसका मतलब ये आड़ी रेखा क्रिएट कर रहा है। तो आड़ी रेखा में क्या है, शांति है, शांत है, वो एकदम शांत है, सो रहा है, शांत है, स्थिर है, एकदम एकदम स्थिर है, विश्राम कर रहा है। तो इसका मतलब आड़ी रेखा, ये तीनों क्या हो जाएगी, आड़ी और खड़ी रेखा में आता है। और गति किस में आता है, गति आता है चक्राकार रेखा में। क्या आती है, चक्राकार रेखा में। तो ये आप चीज़ें याद करना, रेखाओं के बारे में आप जान लेना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है। फ्रेंड्स, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है। भारती खेर, जिनका नाम है आर्टिस्ट, वो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग किया है, बिंदी का। एक है बिंदु, बिंदु उसका आएगा रजा। कौन आएगा, रजा। जैसे रजा ने कोई पेंटिंग बनाई है, अगर रजा की पेंटिंग की बात करें, रजा बिंदु है, रजा। जैसे ये पेंटिंग है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, जैसे इस तरीके से, एक सेकंड, ये बड़ा बन गया, ये बनाया फ्रेम फोटो का, ये बनाया इसमें चक्र, उसके बाद में ये बनाया चक्र, फिर उसके बाद में ये बनाया चक्र, फिर उसके बाद में ये बनाया चक्र, फिर उसके बाद में ये वाला ऐसे कर देते हैं बिंदु। ठीक है, ये देखो, तो ये बिंदु, ये रजा की पेंटिंग है कुछ इस तरीके से। तो बिंदु का प्रयोग किया, ये बीच में देखो बिंदु बनाया ना, तो ये बिंदु किसकी पेंटिंग है, बिंदु से संबंधित ये काम किया है, तो रजा ने किया है। और बिंदी का प्रयोग किसने किया है, बिंदी का प्रयोग किया भारती खेर ने। बिंदी का प्रयोग किसने किया है, भारती खेर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था। भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था। फ्रेंड्स, इसमें चित्रण करने वाले थे दसवंत। कौन थे, दसवंत। ये अकबर के दरबार का चित्रकार था। किसके दरबार का चित्रकार था, अकबर के दरबार का चित्रकार था दसवंत। तो इसने हिंदू चित्रकारिता की है। जैसे अगर आप बोलो रज्मनामा है, महाभारत का फारसी अनुवाद, तो उसमें इसने पेंटिंगें बनाई है दसवंत ने, बसाउन ने भी बनाई है। तो इसका मतलब हिंदू देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। वो किसके काल में हुआ है, वो बोले तो अकबर के काल में। चित्रकारिता करने वाले दसवंत बसाउन थे। कौन थे, दसवंत बसाउन थे। याद रखना, भारतीय देवी देवताओं का चित्रण हुआ है वो किसके काल में हुआ है, अकबर के काल में। चित्रकार दसवंत बसाउन थे, ये याद रखना। किस मुगल शासक के काल में हुआ है, अकबर के शासक काल में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। फ्रेंड्स, कंपनी, इनमें से अगर बात करें, कंपनी शैली का चित्रकार है टीली कैटिल। कौन है, टीली कैटिल। ये आप रट लीजिए, कंपनी शैली का चित्रकार है टीली कैटिल। इनमें से चित्रकार था टीली कैटिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति जो है डेविड, ये किस सन में बनाई गई है। माइकल एंजेलो की कृति है, ये पुनर्जागरण पुनरुत्थान काल के कलाकार माने जाते हैं। तो इन्होंने डेविड की प्रतिमा बनाई है। अब देखो, डेविड के बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा, कि डेविड की मूर्ति जो है वो मार्बल में बनी है। किस में बनी है, मार्बल में बनी है। डेविड की प्रतिमा मार्बल में बनी है। इसकी हाइट कितनी है, 17 फीट है। इसकी हाइट है 17 फीट। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये जो मूर्ति है ये फ्लोरेंस इटली में है। कहाँ पे, अभी
फ्लोरेंस इटली में, इटली के फ्लोरेंस में है ये मूर्ति, डेविड की प्रतिमा। इसके बाद में मैं बताऊं ये मूर्ति कब बनाई गई थी, 1504 में। कब बनाई गई थी, 1504 में, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए, डेविड की प्रतिमा है, मार्बल में बनी है, मार्बल में बनी है, 17 फीट हाइट है, फ्लोरेंस इटली में लगी हुई है और 1504 के अंदर बनाई गई थी। किसके द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मीडियम है मार्बल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी। इसके अंदर बात करें तो अकबर का नाम आएगा फ्रेंड्स। बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी, अकबर ने। किसने तैयार करवाई थी, अकबर ने। अमीर हमजा नाम की भी इसने तैयार करवाई थी, अमीर हमजा। काफ़ी सारे काम हैं अकबर के काल में हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए। महात्मा गांधी संस्थान है मॉरिशस में, उसके अंदर पूछ रहे हैं कि म्यूरल किसने बनाए थे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर म्यूरल बनाने वाले थे सतीश गुजराल। कौन थे, सतीश गुजराल। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के अंदर है, जिसमें म्यूरल भित्ति चित्र किसने बनाए थे, सतीश गुजराल ने। इसमें से रजा भित्ति चित्र नहीं बनाते थे, ये भी नहीं बनाते थे, ये भी नहीं बनाते थे। तो इसमें कलाकार एक ही है, कौन, सतीश गुजराल, जो भित्ति चित्र भी बनाते थे और वास्तुकार भी थे, वास्तुकार भी थे और चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। फ्रेंड्स ये मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे और भित्ति चित्रकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे, म्यूरल भी बनाते थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सतीश गुजराल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। द नाइट कैफे, द नाइट कैफे, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। द नाइट कैफे, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है, वान गोग की। किसकी रचना है, वान गोग की रचना है। द नाइट कैफे वान गोग की रचना है, याद रखना। ये पेंटिंग बनाई गई है वान गोग के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था। फ्रेंड्स विवान सुंदरम ने अगर बात करें तो वो है ये बड़ौदा की ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। MSU का मतलब है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, वडोदरा अभी वर्तमान में इसको बोलते हैं वडोदरा। तो ललित कला संकाय फाइन आर्ट की संस्था है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है बड़ौदा के अंदर। इसके अंदर विवान सुंदरम ने क्या किया था, अध्ययन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था। इनमें से कौन सा राजनेता है जो कार्टूनिस्ट भी था। कार्टूनिस्ट की बात करें तो बाल ठाकरे है, वो कार्टूनिस्ट कलाकार था, इसने कार्टून कला की है, कार्टून चित्र बनाए हैं। कार्टूनिस्ट कौन था, बाल ठाकरे, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है। 41 देखिए, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है, यानी स्पर्श का मतलब क्या होता है, हम उसको टच करेंगे, हाथ से टच करेंगे, स्किन को टच करेंगे कोई चीज़ पे, तो वो क्या होता है, क्या रंग होता है। रंग को देख करके पता लगाया जा सकता है। क्या करके पता लगाया जा सकता है, देख करके। रंग को आँख से देखेंगे तब पता चलेगा, अदरवाइज रंग का हमें पता नहीं लगेगा। आँख से देखेंगे तभी हमें क्या है, वर्ण का पता लगेगा। अब देखो आर आकार है, ये आकार बना है तो भी आँख से देखेंगे। रेखा है, क्या रेखा को टच करके पता लगा सकते हैं। ये अभी मैं रेखा खींच रहा हूँ मोबाइल में, स्क्रीन पे है, अभी स्क्रीन का पता चलेगा लेकिन इसका पता नहीं लगेगा, तो वो आँख से पता लगते हैं। बाकी अभी क्या रह गया, पोत रह गया। क्या रह गया, पोत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है किसी वस्तु के धरातल का गुण, किसी वस्तु के धरातल का गुण, कोई भी वस्तु है, ठीक है। अभी देखो पेड़ का तना है, क्या है, ये पेड़ का तना है, इस पे इस तरीके से ये छिलके से चिपके हुए होते हैं, पेड़ का तना जैसे होता है। अभी देखो इस पेड़ के तने के ऊपर हम हाथ रखेंगे, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो हमें खुरदरापन लगेगा। क्या लगेगा, खुरदरापन लगेगा। तो वो खुरदरापन क्या है, टेक्सचर है, वो क्या है, पोत है।
उसके धरातल की विशेषता है, धरातल का गुण है, तने के धरातल जो है उसका गुण है। अभी देखो मोबाइल की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे तो हमें पता चलेगा स्क्रीन क्या है, स्मूथ है, चिकनी है। स्क्रीन क्या है, चिकनी है, स्मूथ है। वो चिकनापन क्या है, चिकनी है स्क्रीन, तो चिकनापन क्या है, उसका टेक्सचर है, वो क्या है, उसको बोलते हैं पोत। तो ये स्पर्श से पता चलता है, जब हम किसी वस्तु को टच करते हैं, स्पर्श कराते हैं, स्पर्श करते हैं, तब उसका पता लगता है। तो वो धरातल का गुण ही क्या कहलाता है, पोत कहलाता है फ्रेंड्स। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं कि हमें चित्रों के अवशेष मिलते हैं, वो किस रूप में मिलते हैं? तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, बर्तनों पे। किस पे मिलते हैं, बर्तनों पे। बर्तन जो है, जैसे मटका है, ये क्या है, मटका है, तो इस मटके के ऊपर क्या है, चित्रकारिता की गई है। मटके के ऊपर चित्रकारिता की गई है, इसके ऊपर चित्रकारिता की गई है, मटके के ऊपर चित्रकारिता की गई है। तो ये बर्तन हैं, मिट्टी के जो भी बर्तन हैं उन सब पे चित्रकारिता की गई है। तो ये पूरे बर्तन तो नहीं मिले थे, लेकिन इनके टिकरे मिले थे। क्या मिले थे, टिकरे, इनके टुकड़े मिले थे, टूटे हुए पार्ट कुछ इस तरीके से। ये इतना बड़ा पार्ट मिल गया। अब इसके ऊपर हमें आधी ये पेंटिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये पेंटिंग यहाँ पे इतनी दिखाई दे रही है। तो टिकरे पे पेंटिंग मिली, इसका मतलब क्या है, बर्तनों पे बनी हुई थी। चित्र से ज़्यादातर किस पे मिलते हैं, बर्तनों पे। किस पे मिलते हैं, बर्तनों पे। भित्ति चित्र पे नहीं मिलते, उस टाइम पे पांडुलिपि थी ही नहीं, इनमें से तो कोई नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि बर्तन पे मिले हैं एक्चुअल में। भित्ति चित्र भी नहीं हुए थे, ना पांडुलिपि चित्रण हुआ था, तो क्या हुआ था, बर्तनों के रूप में मिलते हैं, बर्तन पे मिलते हैं। याद रखना ये चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43। देखिए, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अब बाघ की बात करें तो बाघ जो गुफा है, पहले इसके बारे में ये देख लेते हैं कि बाघ गुफा है, ये गुफा है कहाँ पे? बाघ गुफा मध्य प्रदेश के अंदर है, एक धार नामक जिला है, धार जिला। धार जिला है एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में धार जिला है, वहाँ पे बाघ गुफा है। और वो बाघिनी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बाघिनी नदी के किनारे, बाघिनी नदी के किनारे है। और विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत पे बनी हुई है। किस पे बनी हुई है? विंध्याचल पर्वत पे, विंध्याचल पर्वत पे बनी हुई है, बाघिनी नदी के किनारे है बाघ की गुफा, बाघ की गुफाएं। अब देखिए, बाघ की गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन है। कौन से कालीन है? गुप्तकालीन। बाघ की गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन है। बाघ की गुफाओं को कलियन नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? कलियन नाम से पुकारा जाता था। बाघ की गुफाओं को कलियन नाम से पुकारा जाता था। देखो, एलोरा की गुफाएं कौन से कालीन थी? राष्ट्रकूटकालीन। और बाघ की गुफाएं कौन से कालीन है? गुप्तकालीन। बाघ की गुफाएं अजंता के समकालीन मानी जाती है, क्योंकि अजंता का भी काम गुप्तकाल में हुआ था और बाघ की गुफा का काम भी गुप्तकाल में हुआ है, इसलिए ये समकालीन मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो धार जिला एमपी में है, बाघिनी नदी के किनारे है और विंध्याचल पर्वत पे बनी हुई है। ये चीज़ें बता दी। अब देखिए, इसके बाद में मैं बताता हूँ कि बाघ की गुफा 1, 2, 3, 4 और 5, कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से इन 5 गुफाओं का हमें पता चलता है, नाम का पता चलता है, कौन सी गुफा का क्या नाम है। अब पहली गुफा जो थी, इस गुफा का नाम था गृह गुफा। क्या नाम था? गृह गुफा। प्रथम गुफा का नाम है गृह गुफा। गृह गुफा के बाद में दूसरी गुफा आती है, उसको बोलते हैं पंच पांडु गुफा। पंच पांडु गुफा। तो जैसे पूरी बाघ की गुफा है, उसको भी पूरा नाम दे देते हैं पंच पांडु गुफा। ये भी बाघ को बोलते हैं, पूरी बाघ की गुफाएं उनको बोलते हैं पंच पांडु गुफा। तो पंच पांडव गुफा कौन सी है? बाघ की गुफा। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पंच पांडव गुफा कौन सी है? बाघ की गुफा। और बाघ की गुफा में कौन सी गुफा है पंच पांडु? तो 2 नंबर गुफा है। कौन सी है? 2 नंबर गुफा। अब देखिए, 3 नंबर गुफा है, उसका नाम है हाथी खाना। क्या नाम है? हाथी खाना। 3 नंबर गुफा है, उसका नाम है हाथी खाना। 4 नंबर गुफा है, उसका नाम है रंग महल। क्या नाम है? रंग महल। 4 नंबर गुफा है, उसका नाम है रंग महल। 5 नंबर गुफा है, उसका नाम है पाठशाला। क्या नाम है? पाठशाला। 5 नंबर गुफा है, उसका नाम है पाठशाला। 5 नंबर गुफा का नाम है पाठशाला। अब देखिए, अभी हमारे पास क्या है, ये देखिए, बाघ की गुफा 5वीं गुफा को पूछा है। कौन सी गुफा पूछा है हमें? 5वीं गुफा।
तो पाठशाला कौन सी गुफा है? 5वीं गुफा है। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। रंग महल या रंगशाला कौन सी गुफा है? रंग महल या रंगशाला भी बोल सकते हो। तो रंग महल कौन सी गुफा है? रंगशाला, रंग महल 4 नंबर गुफा है। योगशाला कोई गुफा ही नहीं है, चित्रशाला भी कोई गुफा नहीं है, ये दोनों तो कट हो जाते हैं। ठीक है, रंगशाला भी कट कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम है एक्चुअल में रंग महल। क्या नाम है? रंग महल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 4 और 5 ये 2 ही गुफा ऐसी है जिसमें हमें चित्र देखने को मिलते हैं। 4 व 5 नंबर जिसको बोलते हैं पाठशाला, ये 2 ही गुफा है जिनमें चित्र अवशेष हैं। क्या है? चित्र अवशेष हमें मिलते हैं, चित्र बने हुए मिलते हैं। 4 नंबर गुफा है, उसको रंग महल इसलिए बोलते हैं कि उसमें सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। रंग महल, इसमें चित्र क्या है? सबसे ज़्यादा बने हुए 4 नंबर गुफा में। ठीक है, 4 नंबर गुफा में एक चित्र है जिसका नाम है नृत्य दल। क्या नाम है? ये लिख लीजिए सारी बातें आप। ये 4 नंबर गुफा में क्या है? नृत्य दल बना हुआ है। इस नृत्य दल के चित्र को बोलते हैं हलिसक। क्या बोलते हैं? हलिसक। ये देखें इस तरीके से हलिसक, इसको बोलते हैं हलिसक। क्या बोलते हैं? हलिसक बोलते हैं, हलिसक। नृत्य दल को, ये नृत्य दल का चित्र बना हुआ है 4 नंबर बाग की 4 नंबर गुफा में, जिसको क्या बोलते हैं? हलिसक बोलते हैं। तो हलिसक क्या है? एक नृत्य दल चित्र है, हलिसक। ठीक है, इसके बाद में देखिए 5 नंबर गुफा की बात करते हैं। तो 5 नंबर गुफा की बात करते हैं तो उसमें क्या है? कार्ल खंडालवाला नाम का एक विद्वान है, कार्ल खंडालवाला। कार्ल खंडालवाला, ये कार्ल खंडालवाला है। इसने क्या किया था? इसके अंदर पाठशाला के अंदर चित्र खोजा था मुर्गी व और उसके चूजे। मुर्गी और चूजे का चित्र है। किसका है? मुर्गी और चूजे का चित्र। कुछ इस तरीके से मुर्गी होती है ना, मुर्गी, मुर्गी और चूजे का चित्र, मुर्गी और चूजे का चित्र इसने यहाँ पे खोजा था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बाघ की 5वीं गुफा, पाठशाला में 5वीं गुफा में मुर्गी और चूजे का चित्र किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? कार्ल खंडालवाला ने मुर्गी और चूजे का चित्र खोजा था, कार्ल खंडालवाला ने। ये लिख लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? कामसूत्र के टीकाकार कौन है? फ्रेंड्स, कामसूत्र का टीकाकार है यशोधर पंडित। कौन है? यशोधर पंडित। और कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। कौन है? ये भाई साहब हैं वात्स्यायन। कामसूत्र के टीकाकार हैं वात्स्यायन, लेखक कौन है? वात्स्यायन है। और टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित है। टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित है। अब देखिए, कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन, तो कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र क्या है? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। टीकाकार का मतलब होता है उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताना, उसका टीकाकार होता है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना। जयपुर के राजा स्वाई जयसिंह सेकंड के दरबार में यशोधर पंडित नाम के एक विद्वान हुआ करते थे। ये वाले जयपुर के राजा स्वाई जयसिंह के दरबार में यशोधर पंडित ये विद्वान थे। जयपुर के राज दरबार में ये विद्वान थे। इसने ये कामसूत्र का टीकाकरण किया था। कामसूत्र का टीकाकरण किया था। ये याद रह जाएगी आपको बातें। अब देखिए, कामसूत्र का जो समय है वो मैं बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये पहले लिखी गई थी। तो 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व इसका समय है। क्या है? 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व इसका क्या है? समय है। 200 ईस्वी पूर्व, तो 4 ईस्वी पूर्व इसका समय आप बोल सकते हो। और फिर यशोधर पंडित ने इसका टीकाकरण किया था। तो टीकाकरण करके उसने एक बुक बना दी थी जिसका नाम था जयमंगला। क्या नाम था? जयमंगला। जयमंगला नाम था। ये जयमंगला नाम की बुक बना दी थी। और इसका जो समय था, बनाने का जो समय था, जयपुर के जयसिंह जो मैंने प्रथम बताया था, अगर सेकंड बोला होगा तो वो गलत है। जयसिंह प्रथम है। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान थे यशोधर पंडित। उसने 11वीं-12वीं सदी में, कौन सी सदी में? 11वीं या 12वीं सदी भी बोल सकते हो। 11वीं या 12वीं सदी के लगभग की बात है। 11वीं-12वीं सदी में ये जो है जयमंगला नाम से इसने टीकाकरण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसने इसका टीकाकरण किया, यशोधर पंडित ने इसका टीकाकरण किया जयमंगला नाम से। तब इसने क्या था, मैं पहले ये बता देता हूँ कि कामसूत्र का जो प्रथम अधिकरण है उसका 3रा अध्याय है। उसके अंदर 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? 64 कलाओं का वर्णन। तो कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है?
64 कलाओं का उल्लेख मिलता है कामसूत्र के अंदर। अब उसने क्या किया था, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीकाकरण उसने किया था। उसने 64 कलाएं हैं ना, उनका उल्लेख करके उसने क्या बोला था, आलेख्यम नाम था उसका, उन्होंने 6 भेद बताए थे। किसका? आलेख्य के। आलेख्य नाम का एक टॉपिक था, आलेख्य, जो प्रथम अधिकरण का 3रा अध्याय था, उसके अंदर आलेख्य टॉपिक था। उसके इसने आलेख्य के 6 अंग बताए। कितने अंग बताए? 6 अंग। उसको बोलते हैं षडंग। क्या बोलते हैं? षडंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं षडंग। तो षडंग की रचना किसने की थी? यशोधर पंडित ने। जयमंगला नाम का जो कामसूत्र का टीकाकरण किया था, जयमंगला नाम से, उसमें उसने बताए थे। उसने षडंग का एक मंत्र दिया था। क्या दिया था? षडंग का एक मंत्र दिया था। जो मंत्र है वो आप सभी को याद होना चाहिए। आशा करता हूँ अगर याद है तो आप याद रखना, वो बोलना मत, क्योंकि उसको क्रम से लगाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो वो मंत्र कुछ इस तरीके से था, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, भाव लावण्य योजनम। तो ये ऊपर वाली एक लाइन कंप्लीट होगी। फिर उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखा है कि सादृश्यम वर्णिका भंग, सादृश्यम वर्णिका भंग। ये सादृश्यम एक लाइन, ये वर्णिका भंग, ये मिक्स हो गया इसमें, वर्णिका भंग। फिर इति चित्र षडंगकम, क्या लिखा है? इति चित्र षडंगकम। अगर आपको याद है तो षडंगकम तो कुछ इस तरीके से। तो रूप भेदा, देखिए, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये षडंग का मंत्र दिया है। किसका मंत्र दिया है? षडंग का। रूप भेद, ये 6 अंग। रूप का भेद होना, ये पहला अंग हो गया, परमाण दूसरा अंग हो गया, भाव तीसरा अंग हो गया, लावण्य चौथा अंग हो गया, सादृश्यम 5वां अंग हो गया, और वर्णिका यानी कि वर्ण, ये 6ठा अंग हो गया। तो ये इतने 6 अंग दिए हैं। कितने दिए हैं? 6 अंग, यानी कि षडंग है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रूप भेदा यानी कि हमें रूप का भेद होना चाहिए। रूप का भेद होना चाहिए। रूप का भेद का मतलब होता है, जैसे मानव का अगर हम फेस बनाएंगे, ये बना दिया, इसमें 2 आंखें बना दी, ये बना दिए, तो हमें ये रूप का भेद है। तब हम क्या समझ जाएंगे? ये एक इमोजी है, क्योंकि इमोजी का हमें भेद है कि इमोजी का रूप ऐसा होता है। अब ऐसे करके ये ऐसे बना दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये कप है, क्योंकि कप के रूप का हमें भेद है। अगर ये इसको इमोजी तो नहीं बोलेंगे, इसको आदमी तो नहीं बोलेंगे, कुत्ता तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? कप, क्योंकि कप के रूप का हमें भेद है। इसलिए बोलता है कि चित्र बनाते समय उसको रूप का भेद होना चाहिए, तब वो बिना देखे चित्र बना सकता है, अथवा चित्र बनाना संभव नहीं है। रूप का भेद होना जरूरी है। इसके बाद में बोलता है प्रमाण। क्या बोलता है? प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है नापतोल। क्या होता है? नापतोल। अब देखिए, ये खाली जगह एक बार कर लेते हैं। नापतोल का बताता हूँ। जैसे ये हो गया कुछ इस तरीके से, इसके बाद में ये इतना करके ऐसे बना दिया, और इसका ये इतनी डंडी बना दी। अब बताओ क्या ये प्रमाण सही है? क्योंकि कप क्या होता है? इतना होता है। क्या इतना लंबा होता है? नहीं होता, वो कप नहीं होता। फिर डंडी इतनी नहीं लगाई, इतना बड़ा लगाएंगे तो डंडी इतनी बड़ी लगा देंगे, तब ये फिर भी कॉम्बिनेशन इसका सही बैठेगा। प्रमाण का मतलब होता है सही नापतोल। सही नापतोल का पता होना जरूरी है, तभी चित्र संभव है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? रूप भेदा प्रमाण। प्रमाण के बाद में दूसरा हो गया, प्रमाण के बाद में क्या है? भाव लावण्य योजनम। क्या है? भाव। तो हमें भाव को का पता होना ज़रूरी है। भाव का भी, भाव का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये हमने क्या बनाया? एक चेहरा बनाया, इसमें ये कर दिया, तो ये क्या है? इसको देखकर क्या लग रहा है? ये सैड है, और ये क्या है? ये हैप्पी है। ये सैड है और ये क्या है? ये हैप्पी। ये सैड और ये हैप्पी। तो भाव, ये इमोशन होते हैं, वो भी पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रूप भेदा भाव। फिर होता है लावण्य। लावण्य का मतलब होता है एक लावण्यता। लावण्य, देखिए, लावण्य का मतलब होता है चमक दमक। उसके अंदर कोई चमक दमक होती है। जैसे मान के चलो, ये हमें क्या है? एक मोती बनाया है, और एक ये है, इस पे इतना स्पेस छोड़ देंगे। ये देखो, अब एक ये मोती है,
अब ये मोती कम पत्थर ज़्यादा लग रहा है और ये क्या है, एकदम ग्रेसफुल मोती लग रहा है, इसमें चमक दिखाई दे रही है हमें। तो लावण्य का मतलब वही होता है, एक सुंदरता होना उसमें, ओज होना। ओज का मतलब होता है चमक, ओज होना उसमें, ओज होना, एक चमक होना। जैसे मोती कितना चमकदार होता है उसी प्रकार से एक चमक होना, ओज होना ही क्या कहलाता है, लावण्य कहलाता है। तो ये गोल भी नहीं है, अगर सुंदर काम करेंगे, साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे। देखो अब गोल चक्कर बनाते हैं, एक तो ये बनाया गोल, ठीक है, अब दूसरी साइड में मैं बनाता हूँ, एक ये गोल बनाया। अब बताओ इसमें से दोनों में सुंदर कौन सा लग रहा है, ये, क्योंकि इसमें लावण्य है और इसमें लावण्य नहीं है। ये एकदम सही परफेक्ट नहीं बना है और ये सही परफेक्ट बना है, इसलिए ये सुंदर क्या लग रहा है, ये इसमें लावण्य दिखाई दे रहा है हमें। समझ में आया। रूप भेदा परमाणानी भाव, फिर लावण्य योजनम, उसके बाद में है सादृश्यम। सादृश्यम मतलब होता है के जैसा, जैसे जैसे धनुषाकार बोहें, धनुषाकार बोहें, जैसे बनी ठनी की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बोहें हैं ना, तो ये जैसे बोलते हैं ना कि धनुषाकार बोहें हैं, तो उसके जैसी, मछली के जैसी खंजनाकृत बोहें, खंजनाकृत नयन, सॉरी खंजनाकृत, तो कुछ इस तरीके से, खंजनाकृत क्या है उसकी, नयन है, ये खंजनाकृत क्या है, नयन है। तो ये खंजनाकृत नयन, धनुषाकार बोहें यानी मछली के जैसी आंखें हैं, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ हैं, तो उसके सादृश्य वो चीज़ दर्शाना, वो क्या होता है, सादृश्य। तो ये भी चित्रकला का अंग माना गया है। सादृश्य। वर्णिका, देखो फ्रेंड्स, वर्णिका मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, क्या होता है, रंग यानी कि कलर। तो रंगों का ज्ञान होना हमें जरूरी है, ये भी चित्रकला का अंग है। तो रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, तो इतने सारे क्या है चित्रकला के अंग हैं। तो इस तरीके से ये मंत्र है, यशोधर पंडित ने दिया है, जयमंगला नाम में, कामसूत्र का टीकाकरण करते हुए दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर ये पेंटिंग का आपको नहीं पता है, ये पेंटिंग अगर आपको नहीं पता है, जॉर्ज ब्राक का आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाद से संबंधित है। बिंदुवाद यानी कि नवप्रभाववाद, कौन सा, नवप्रभाववाद को बोलते हैं बिंदुवाद, नवप्रभाववाद, नवप्रभाववाद उसको बोलते हैं बिंदुवाद। तो नवप्रभाववाद में दो कलाकार थे, सोरा और शिन्याक, सोरा और शिन्याक, इसका मतलब ये नहीं होगा, उसमें दो कलाकार थे, सोरा और शिन्याक। भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म, जिसका घोषणा पत्र किसने लिखा था, फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेटी ने लिखा था। ये पहले वाले पेपर में हम सोलो कर चुके हैं, घोषणा पत्र किसने कौन कौन सा घोषणा पत्र लिखा है, गणवाद का किसने लिखा है, रोमांटिसिज्म रोमांसवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है, वो सारी बातें हम क्या है उसमें कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। तो ये भी नहीं है। जॉर्ज ब्राक क्या है, घनवादी कलाकार, क्या है, क्यूबिस्ट कलाकार है। तो ये सारी चीज़ें, जॉर्ज ब्राक घनवादी कलाकार, पेंटिंग का नहीं पता, इसने पूछा है कि ये चित्र जो है वो किस कला आंदोलन का उदाहरण है, ये चित्र का नहीं पता, इतना पता है कि जॉर्ज ब्राक घनवादी कलाकार है, तो घनवाद कर दो, आपका सही जाएगा, क्योंकि जॉर्ज ब्राक घनवादी खुद कलाकार है, तो घनवादी पेंटिंग बनाएगा जो भी पेंटिंग होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, कौन किस वाद में कौन सा कलाकार है, ये आने वाले वीडियो में हम करेंगे, जो भी अगर नेक्स्ट वीडियो इसका स्पेशल लेके आएंगे, कला आंदोलन, आधुनिक जो वेस्टर्न के कला आंदोलन हैं, इन कला आंदोलन को लेकर के एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, वो आप ज़रूर देखना। हम यूपी टीजीटी के लिए या जो भी आर्ट एंड ड्राइंग की, जो भी आर्ट एंड पेंटिंग की जो भी वीडियो बनाएंगे, वो सबके लिए हेल्पफुल है। चाहे किस चीज़ की भी तैयारी करो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी है या यूपी पीजीटी भी हो, या DSSS भी टीजीटी हो, या DSSS भी पीजीटी हो, KVS हो, NVS हो, HSC हो, RPSC हो, जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई से भी पेपर हो, सब पेपरों को सोल्व कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में ही आएगा, RPSC में नहीं आ सकता, दिल्ली बोर्ड में नहीं आ सकता। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, यही तो कलाकार हैं, यही तो कला है ना, यही तो ड्राइंग एंड पेंटिंग है, यही फाइन आर्ट है, ये थ्योरी है, आपको ये पढ़नी पड़ेगी, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो। जितने से ज़्यादा आप पेपर सोल्व करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। तो इसमें जॉर्ज ब्राक कौन से वाद का कलाकार है, घनवाद का कलाकार, ये भी आगे सोल्व करेंगे। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है, किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंधित है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओलियोग्राफ है क्या चीज़, ठीक है। अब देखिए, ओलियोग्राफ क्या है, ओलियोग्राफ एक प्रिंट है, क्या है, प्रिंट है, लिथोग्राफी, प्रेस से प्रिंटिंग किया गया एक पेज होता है, एक फ़ोटो होती है, जिसको बोलते हैं ओलियोग्राफ। वो किसके द्वारा किया गया है, राजा रवि वर्मा के द्वारा,
लिथोग्राफी प्रेस भारत में खोली गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा। अब मैं बताता हूँ, ये प्रेस खोली गई थी 1894 में। कब खोली गई थी? 1894 में खोली गई थी, मुंबई के घाटकोपर में। कहाँ पे खोली गई थी? मुंबई के घाटकोपर में, सर माधवराज की सहायता से। मुंबई के घाटकोपर में सर माधवराज की सहायता से। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? सर माधवराज की सहायता से मुंबई के घाटकोपर में 1894 में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई। लिथोग्राफी प्रेस खोली गई राजा रवि वर्मा के द्वारा, सर माधवराज की सहायता से। मुंबई के घाटकोपर में 1894 में लिथोग्राफी प्रेस खोली गई थी। अब उस लिथोग्राफी प्रेस से जो भी भगवान है, भारत के जो देवी देवताएं हैं, उनकी जो पेंटिंगें बनाई थी राजा रवि वर्मा ने, भारतीय जो प्रसंग है जैसे महाभारत है, रामायण है, उनको लेकर के जो पेंटिंगें बनाई थी, उनको प्रिंट करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए राजा रवि वर्मा ने ये प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, ताकि सब तक सस्ते में पहुंच सके। क्योंकि एक पेंटिंग को 100 बार बनाना तो संभव नहीं है, 100 बार प्रिंट करना संभव है, तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। तो लिथोग्राफी प्रेस इसलिए खोली थी ताकि जो कला है वो सब तक पहुँच सके। सबसे पहले देवी देवताओं को दिखाया था मानव रूप में। किसने दिखाया था? राजा रवि वर्मा ने ही लोगों को दिखाया था। देवी देवता का रूप राजा रवि वर्मा ने ही दिखाया था। तो उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस से जो प्रिंट निकले थे, उन प्रिंट्स को क्या बोलते थे? ओलियोग्राफ्स बोलते थे। तो ओलियोग्राफ से किसका संबंध हो गया? राजा रवि वर्मा का संबंध हो गया। और राजा रवि वर्मा की जो कला है वो कैलेंडर आर्ट कहलाती है, क्योंकि कैलेंडर हर घर में खरीदते हैं। इसी तरीके से कैलेंडर पे भी पेंटिंग बनी हुई होती थी, जो हर घर तक जाती थी, लोग खरीद के लेके जाते थे कैलेंडर के रूप में। तो इसलिए राजा रवि वर्मा की जो कला है वो कैलेंडर कला भी कहलाती थी। और इन्होंने तेल चित्र बनाए हैं। कौन से चित्र बनाए हैं? तेल चित्र। वेस्टर्न पद्धति में इंडियन थीम को लेकर के काम किया है। इसके बाद में देखिए, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पे है? टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पे है? लंदन के अंदर। अब देखिए, लुर्वे संग्रहालय कहाँ पे है? रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है। तो ये कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें, संग्रहालय, ये सारी चीज़ें लुर्वे संग्रहालय पेरिस में है। ये पहले कर चुके हैं, पहले वाले पेपर में ये पूछा गया है अलग से कि लुर्वे संग्रहालय कहाँ पे है। फिर पूछ लिया टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पे है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है। तो ये चीज़ें अलग से पूछते हैं, तो इनका भी एक वीडियो लेकर के आएंगे स्पेशल, कि गैलरी, म्यूजियम वगैरह। ये वेस्टर्न की, एक तो वेस्टर्न का लेके आएंगे अलग से, या फिर उसमें मिक्सर लेके आएंगे, तो देखेंगे। तो ये वीडियो भी एक लेके आएंगे स्पेशल। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में या कोई भी एग्जाम है, नेट का है, जो भी मैं जितने भी बोला मैंने आर्ट के एग्जाम होते हैं सब में पूछते हैं। टीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप टीजीटी को लेकर सीरियस हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, पूरा देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि पूरा मैंने डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है। तो टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पे है? लंदन में है। उसके बाद में देखिए, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अब देखिए, बिंदी भारती खेर का था। अब बिंदु किसका है? तो मैंने उसमें बताया था रजा का है। किसका है? रजा का। तो रजा ने, जैसे मैंने वो पेंटिंग ऐसे करके बनाई थी बिंदु वाली, जो भी है कुछ इस तरीके से, जो भी मैंने पेंटिंग बनाई थी, उसमें बीच में क्या था? बिंदु था, ब्लैक बिंदु। तो ये बिंदु किससे संबंधित है? रजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? एस रजा से संबंधित है, याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी लगभग जो प्रमाण मिले हैं, जो भी प्रमाण मिले हैं, जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो भी चीज़ें मिली है वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। कहाँ पे है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। इतना याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी लगभग चीज़ें मिली है वो कहाँ पे है? लगभग चीज़ें वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा मिली है। ये नर्तकी की प्रतिमा है वो कांस्य में बनी है। कौन से माध्यम में बनी है? कांस्य में बनी है। अब देखो, एक एक चीज़ होती है, उसके बारे में आप पूरा डिटेल से जानिए, अच्छे से उस पर रिसर्च करिए, अच्छे से जानिए। नर्तकी की हाइट थी 10.5 सेंटीमीटर। कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर। और कांस्य माध्यम में बनी है। और कांस्य माध्यम में बनी है फ्रेंड्स। उस टाइम पे कांस्य माध्यम से जो चीज़ें बनाई गई थी वो लोस्ट वैक्स प्रोसेस पद्धति से बनाई गई है। मधुशिष्ट विधि। कौन सी? मधुशिष्ट या मधुशिष्ट भी बोल सकते हो। मधुशिष्ट विधि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मधुशिष्ट, लोस्ट वैक्स प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं मधुशिष्ट। और सीरे प्रत्यु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरे प्रत्यु। लोस्ट वैक्स प्रोसेस को बोलते हैं मधुशिष्ट। मधुशिष्ट, मधुशिष्ट। अब देखिए, अभी तो वर्तमान में जो वैक्स है, मोम है,
वो है। पहले क्या करते थे, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता था, उसमें जो छत्ता बनता है ना, वो मोम होता है। वो क्या होता है, मोम। उसको गर्म करेंगे ना तो वो पिघल जाएगा, मोम की तरह, वैक्स की तरह वो पिघल जाएगा। तो वो मधु, इसीलिए इसका नाम दिया मधु, यानी शहद। तो मधुचिष्ट है वो विधि थी, लोस्ट वैक्स प्रोसेस थी। उसमें ये नर्तकी की प्रतिमा बनी है कांस्य की, जो कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। ये चीज़ आप मधुचिष्ट शब्द आप ऐड कर लीजिए, लोस्ट वैक्स प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने। ये देखो, ये भी एक बुक है जिसका लेखक पूछा है, ये किसने लिखा है ये चीज़ें, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने। तो ये जो बुक्स हैं, जितने भी यूपी के जो कलाकार हैं, यूपी के जो लेखक हैं, उन्होंने इंडियन जो भी कलाकार हैं उनको लेकर जो बुक्स लिखे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आप निकालिए अच्छे से, उनको लिखिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो होगा अशोक भौमिक। कौन सही होगा, अशोक भौमिक। कौन होगा, अशोक भौमिक। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो समकालीन जो भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, इसके लेखक कौन है, अशोक भौमिक। तो आज इसमें हमने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आगे जो बच गए क्वेश्चन वो अगले वाले में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब इससे पहले वाला जो वीडियो है, इससे आगे जो वीडियो बनेगा, जो भी जितने भी इस पेपर को लेकर जो वीडियो है, वो इस वीडियो के सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जितने भी इसके पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 जितने भी पार्ट बनेंगे, या 5 पार्ट बन जाए, तो 5 पार्ट 4 पार्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसको हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, डिटेल के साथ में बताया है, एक एक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि सबको चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो इसको शेयर भी करो। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे भी हौसला होगा कि हाँ, आप कमेंट कर रहे हो, अच्छा बता रहे हो, है ना। तो कौन सा, अगर ये पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व कराने के बाद में हम क्या चीज़ करवाएं, या हम कोई जैसे प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं आपके लिए, जो भी है, जो चीज़ें जो आप बताना चाहो, पूछना चाहो, कहना चाहो, तो आप कह सकते हो कमेंट में, वो आपके लिए फ्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।